जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल ट्रेनों की कहानी नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सोच, फैसलों और उनसे जुड़ी बड़ी भूलों को उजागर करता है। पिछले कुछ वर्षों में बुलेट ट्रेन को तरक्की का प्रतीक बना दिया गया। तेज रफ्तार, आकर्षक डिजाइन और बड़े बड़े वादे। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे कई देश ऐसे आर्थिक जाल में फंस गए जहां से निकलना अब बेहद मुश्किल हो चुका है। हाई स्पीड रेल का सपना किसी भी देश के लिए छोटा नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ ट्रेन चलाने तक सीमित नहीं रहता। इसके लिए अलग ट्रैक, भारी बिजली की खपत, अत्याधुनिक और महंगी तकनीक तथा लंबे समय तक सरकारी सब्सिडी की जरूरत पड़ती है। दुनिया के 20 से अधिक देशों ने यह सोचकर इस राह पर कदम रखा कि इससे वे आधुनिक कहलाएंगे। लेकिन कुछ ही समय में इसकी असलियत सामने आने लगी। समस्या तब गहराती है जब एक ही लाइन बिछाने में अरबों डॉलर खर्च हो जाते हैं। टिकट की कीमतें ज्यादा होने के बावजूद यात्रियों की संख्या उम्मीद से कम रहती है और घाटा लगातार बढ़ता जाता है। यही वजह है कि आज कई देशों में हाई स्पीड रेल गर्व का नहीं बल्कि चिंता का कारण बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है। चीन ने दुनिया का सबसे विशाल हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार कर लिया। शुरुआत में इसे ताकत और विकास की पहचान बताया गया, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। चीन लगभग 900 अरब डॉलर के रेलवे कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी रेलवे कंपनियां रोजाना करोड़ों डॉलर का नुकसान झेल रही हैं और सिर्फ कुछ गिनी चुनी लाइनें ही मुनाफा कमा पा रही हैं। अधिकतर रूट इतने कम यात्रियों के साथ चल रहे हैं कि सरकार को हर साल भारी सब्सिडी देनी पड़ती है। अब खुद चीन यह स्वीकार करने लगा है कि रफ्तार की यह दौड़ जितनी तेज थी, नुकसान भी उतना ही बड़ा साबित हुआ। यहीं से दुनिया को यह समझ आने लगा कि हर देश के लिए बुलेट ट्रेन सही विकल्प नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसे विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम रोजाना ऐसी ही अहम जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। चीन के बाद नजर डालें इंडोनेशिया पर, तो वहां की कहानी भी आंखें खोल देने वाली है। इंडोनेशिया ने चीन की मदद से जकार्ता बांडुंग हाई स्पीड रेल परियोजना शुरू की। शुरुआत में कहा गया कि यह प्रोजेक्ट कम खर्च में जल्दी पूरा हो जाएगा और देश के विकास की नई पहचान बनेगा। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, हकीकत सामने आती चली गई। लागत लगातार बढ़ती गई और जो परियोजना तय बजट में बताई गई थी, वह बीच रास्ते में करीब 1.5 गुना महंगी हो गई। निर्माण में देरी हुई, खर्च बढ़ा और कर्ज का बोझ भी भारी होता चला गया। जिस यात्री संख्या का अनुमान लगाया गया था, असल आंकड़े उसका आधा भी नहीं निकल सके। नतीजा यह हुआ कि ट्रेन तो चल रही है, लेकिन कमाई खर्च के मुकाबले बेहद कम है। आज हालात ये हैं कि इंडोनेशिया सरकार को हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने में ही बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है। सरकार चाहकर भी इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि कर्ज इतना बड़ा हो चुका है कि रुकना और भी ज्यादा नुकसान का सौदा बन गया है। यही वह जाल है जिसमें कई देश हाई स्पीड रेल के नाम पर फंस चुके हैं। अगर छोटे देशों की बात करें तो लाओस की स्थिति और भी गंभीर नजर आती है। इस छोटे से देश ने हाई स्पीड रेल के सपने में अपनी पूरी अर्थव्यवस्था दांव पर लगा दी। चीन से लिया गया कर्ज इतना भारी साबित हुआ कि आज लाओस का कुल कर्ज उसके जीडीपी से भी ज्यादा बताया जाता है। यानी देश जितना कमाता है, उससे कहीं ज्यादा वह कर्ज में डूबा हुआ है। इसका सीधा असर यह हुआ कि देश की आमदनी का बड़ा हिस्सा विकास कार्यों की बजाय कर्ज चुकाने में चला जा रहा है। जब हालात ऐसे हो जाते हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जरूरी क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि लाओस को अब मानना पड़ रहा है कि हाई स्पीड रेल हर देश के लिए उपयुक्त नहीं होती। यह सच्चाई सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रही। यूरोप में भी इसके उदाहरण सामने आ चुके हैं। इंग्लैंड जैसे विकसित और समृद्ध देश ने जब HS2 प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तो इसे भविष्य की रीढ़ बताया गया। लेकिन जैसे जैसे लागत बढ़ती गई, सरकार पर दबाव भी बढ़ता गया और आखिरकार इस परियोजना के बड़े हिस्से को रद्द करना पड़ा। आज इंग्लैंड में भी यह स्वीकार किया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन केवल तेज तकनीक नहीं है,
बल्कि इसके पीछे मजबूत आर्थिक योजना, सही यात्री अनुमान और लंबी अवधि की समझ बेहद जरूरी होती है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो हाई स्पीड रेल विकास का साधन नहीं बल्कि भारी बोझ बन जाती है। इन सभी उदाहरणों के बीच भारत की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। भारत ने दुनिया की इन गलतियों को ध्यान से देखा, समझा और उसी के आधार पर अपना रास्ता चुना। भारत ने यह तय किया कि केवल तेज दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि टिकाऊ और समझदारी भरा मॉडल अपनाना ज्यादा अहम है। इसी सोच से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। वंदे भारत को बुलेट ट्रेन जैसी दिखावटी रफ्तार के लिए नहीं, बल्कि देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। यह ट्रेन तेज भी है, भरोसेमंद भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत की मौजूदा रेल पटरियों पर ही चल सकती है। इससे नए ट्रैक पर अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इसे बेहद किफायती बनाता है। वंदे भारत की मेंटेनेंस लागत भी कम है। यह कम बिजली खर्च करती है और इसके कोच पूरी तरह भारत में ही तैयार किए जाते हैं। इसका सीधा फायदा यह होता है कि इसकी कीमत नियंत्रण में रहती है और देश को बार बार विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यही कारण है कि भारत धीरे धीरे एक संतुलित और व्यावहारिक रेल मॉडल की ओर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के कई देश यह समझने लगे हैं कि बुलेट ट्रेन जैसी महंगी तकनीक हर किसी के लिए सही नहीं है। उन्हें ऐसी ट्रेन चाहिए जो तेज भी हो, सुरक्षित भी हो और देश को कर्ज के बोझ में न डाले। इसी जरूरत में वंदे भारत एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि इसमें रफ्तार और खर्च के बीच सही संतुलन दिखाई देता है। अब अगर वंदे भारत के नए संस्करणों की बात करें, तो भारत और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वंदे भारत का स्लीपर वर्जन तैयार किया जा चुका है, जिसमें लंबी दूरी की रात की यात्राओं को ध्यान में रखते हुए आरामदायक स्लीपर कोच दिए गए हैं। यह ट्रेन तेज होने के साथ साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा भी देने वाली है। इसके अलावा भारत वंदे भारत 4.0 पर भी काम कर रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है ताकि इसे दूसरे देशों में निर्यात किया जा सके। इसका मतलब साफ है कि भारत अब सिर्फ ट्रेन चलाने वाला देश नहीं, बल्कि ट्रेन बनाने और बेचने वाला देश बनने की दिशा में बढ़ रहा है। दक्षिण अमेरिका के कई देश जैसे चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील पहले ही भारत की इस तकनीक में रुचि दिखा चुके हैं। इन देशों का साफ कहना है कि उन्हें ऐसी ट्रेन चाहिए जो तेज हो, सुरक्षित हो और बजट के भीतर रहे। वंदे भारत उनकी मौजूदा रेल व्यवस्था के साथ आसानी से फिट बैठती है। अगर आने वाले समय में वंदे भारत का बड़े पैमाने पर निर्यात शुरू होता है, तो इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। रेलवे इंडस्ट्री मजबूत होगी, हजारों नए रोजगार पैदा होंगे और विदेशी मुद्रा की आमद भी बढ़ेगी। यानी भारत को दोहरा लाभ मिलने वाला है। एक तरफ देश के भीतर लोगों को आधुनिक और तेज ट्रेनें मिलेंगी और दूसरी तरफ वही ट्रेनें विदेशों में बिककर भारत की कमाई बढ़ाएंगी। यह वही मॉडल है जिसे जापान ने शिंकानसेन के साथ अपनाया था और चीन ने अपनी हाई स्पीड रेल के जरिए अपनाया। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत इसे ज्यादा किफायती और संतुलित बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत अगले 10 वर्षों में वंदे भारत और उसके निर्यात मॉडल को सही तरीके से स्थापित कर लेता है, तो देश हर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ रेलवे सेक्टर से कर सकता है। यह आय भारत की जीडीपी को नई मजबूती देगी। सबसे गर्व की बात यह है कि जहां दुनिया की कई बुलेट ट्रेनें अपने ही देशों की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन चुकी हैं, वहीं भारत ऐसा रास्ता चुन रहा है जिसमें तेज रफ्तार के साथ समझदारी भी शामिल है। वंदे भारत आज सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का विजन बन चुकी है। इस विजन में स्वदेशी तकनीक है, भारतीय इंजीनियरिंग है और आने वाले समय की मजबूत कमाई की संभावना छिपी हुई है। यही वजह है कि दुनिया अब भारत के इस मॉडल को ध्यान से देख रही है, क्योंकि सभी को रफ्तार चाहिए, लेकिन बर्बादी नहीं। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आने वाले समय में वंदे भारत दुनिया की बुलेट ट्रेनों का मजबूत विकल्प बन पाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में जय वंदे भारत जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।